यह अप्रैल का महीना चल रहा है और यह मौसम आमतौर पर गेहूं की कटाई का होता है। कई जगहों पर गेहूं की कटाई समाप्त हो चुकी है, तो अभी कई जगहों पर गेहूं की कटाई चल रही है। पशुपालकों के लिए यह मौसम बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब पशुपालक भाई गेहूं के भूस को खरीद कर पूरे साल के लिए इकट्ठा करके रखते हैं। अगर गेहूं की भूस की बात करें तो इसमें पशुओं के लिए वैसे बहुत मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं होते, लेकिन यह फाइबर का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। जो भी पशुओं की रफेजेस की रिक्वायरमेंट होती है वो इससे पूरी की जाती है। लेकिन एक बात जो बहुत से पशुपालक भाइयों को नहीं पता वो यह है कि नया भूसा देते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इन बातों का ख्याल न रखा जाए तो यह पशुओं के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल जब भूसा नया होता है तो इसमें लिग्निन नामक फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और लिग्निन एक हार्ड फाइबर है जो कि पशुओं को जल्दी से पचता नहीं है, यानी यह डाइजेस्ट होने में काफी दिक्कत करता है पशुओं में। तो अगर नया गेहूं की भूस अगर बिना ट्रीट किए अगर हम लोग पशुओं में दे देते हैं तो इससे पाचन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। आपने गौर किया होगा कि आजकल जो अफारा है, पेट फूलने की जो समस्या है, या फिर गोबर बंद है, ये अलग अलग तरह की जो पेट से जुड़ी बीमारी है ये पशुओं में ज्यादा देखने को मिलती है। आमतौर पर अफारा और गोबरबंद बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा होने का मुख्य कारण यह हो सकता है कि आपने जो गेहूं का जो नया भूस लेकर रखा हुआ है वो आपने बिना ट्रीट किए हुए अपने पशुओं को दे दिया। अब सवाल यह आता है कि जो नए गेहूं की भूस है उसको उपचारित कैसे किया जाए ताकि पशु स्वस्थ रहें और नुकसान कम से कम हो। नया भूस देते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए कि आप जब भी अपने फीड में बदलाव करते हैं तो कोई भी बदलाव पशुओं के लिए अचानक से नहीं करना है। अचानक से आप कोई भी अगर खाना अगर उसके सामने दे देते हैं तो उसके जो रूमेन के बैक्टीरिया हैं वो उतने एडजस्ट नहीं होते। तो अगर आप नया भूस लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास पुराना भूस पड़ा हुआ है तो आप उसमें धीरे धीरे बदलाव करें, यानी कि अगर आप उसमें मिक्स करके आप उसको दें। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप 8 किलो अगर दिन में अगर भूसा आप अपने पशुओं को दे रहे हैं 4 किलो टाइम का, तो 4 किलो में सबसे पहले आप 3 किलो पुराना भूसा उठाइए और 1 किलो आप नया भूसा उठाइए। तो ऐसे आप करके धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। पुराने जो भूस है उसकी मात्रा को घटाते चले जाइए और जो नया भूस है वो धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। तो इससे क्या होगा कि जो उसके रूमेन के जो बैक्टीरिया वो धीरे धीरे एडजस्ट होंगे। अचानक से बदलाव करने से ही समस्या उत्पन्न होती है। तो जब भी आप उसको नया भूस दे रहे हैं तो आप उसके गोबर को भी चेक करते रहिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि उसका जो नया भूस दे रहे हैं वो आपके पशुओं को अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं। बढ़िया से अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो फिर आप इसकी नए वाले भूस की क्वांटिटी को बढ़ाते जाइए और दूसरी तरफ आप पुराना जो भूस है उसको घटाते चले जाइए। अगर आपके पास पुराना भूसा नहीं पड़ा हुआ है और साथ ही साथ आप इस जो भूसा है उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाना चाहते हैं तो फिर क्या किया जाए? गेहूं की भूस है उस पर बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। यूरिया ट्रीटमेंट है या फिर अल्कलाइन ट्रीटमेंट भी होता है। तो इसको एक बार समझते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब भूसे को उपचारित करने के लिए जो सबसे प्रचलित पद्धति है उसको यूरिया ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यूरिया ट्रीटमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग आंख चढ़ा लेते हैं कि आप पशुओं को यूरिया दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पेट है और जो पशुओं का पेट है वो अलग तरह से काम करता है, इसको समझना पड़ेगा। जो हमारा साइंस है वो काफी डेवलप कर चुका है, तो इसको समझना पड़ेगा। बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस में ये प्रूव हो चुका है कि अगर कंट्रोल्ड मात्रा में और अच्छे से समझ बूझकर एक नियमित अंतराल पे अगर पशुओं को थोड़ा बहुत यूरिया दिया जाए तो उससे जो पशु के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो पूरी होती है, साथ साथ जो व्हीट स्ट्रो है उसको हम लोग अच्छे से उपचारित कर पाते हैं। अब ये जो भारत के जो प्रतिष्ठित संस्थान है ये भी यूरिया एक कंट्रोल्ड मात्रा में देने को कहते हैं, जिससे आपके पशुओं की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। अब देखिए, जो यूरिया है ना ये प्रोटीन का एक अच्छा चीप सोर्स है। अगर आप चाहते हैं कि इस पे एक विस्तृत वीडियो किया जाए कि पशुओं के पेट में यूरिया कैसे काम करता है, तो आप नीचे मेरे को बताइए कमेंट में, मैं इस पे एक विस्तृत वीडियो बना दूंगा कि यूरिया कैसे दिया जाता है पशु को एग्जैक्टली और ये पशुओं के पेट में कैसे काम करता है, ताकि आप समझ पाए कि पशु के पेट में यूरिया जाने के बाद कैसे काम करता है, दूध में ऑब्जॉर्व होता है कि नहीं, कैसे डाइजेस्ट होता है। अभी के लिए मैं इतना बता दे रहा हूँ कि जो यूरिया ये नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स होता है, इसमें एमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जब पशु के पेट में जाता है तो एमोनिया जो है इसको जो पशु के पेट में जो बैक्टीरिया है इसको खाते हैं और इसको खा के इसको तोड़ देते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन में। यूरिया टूट जाता है माइक्रोबियल प्रोटीन में और ये फर्दर एज अ प्रोटीन प्रोसेस होता है। तो इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको आप एक अलग वीडियो में समझाना पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल हम लोग समझते हैं कि व्हीट स्ट्रो को यूरिया से कैसे ट्रीट किया जा सकता है। एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि ये पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप अगर आपके पास अदर सोर्स उपलब्ध है तो आप यूरिया का इस्तेमाल ना करें, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, एकदम समझ बूझ के अगर आप चीजों को कर रहे हैं तो यूरिया आपके पशुओं के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन बहुत कंट्रोल फैक्टर में, क्योंकि यह दो धारी तलवार की तरह। अगर आप इसको अच्छे से यूज नहीं करना चाहते तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप इसको यूज ही ना कीजिए,
फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि ट्रीट कैसे किया जाए। अगर आप 100 किलो भूस को यूरिया से उपचारित करना चाहते हैं तो 100 किलो भूस पे 1 से 2% तक यूरिया की आवश्यकता होती है। यानी 100 किलो पे 1 से 2 किलो, हम लोग 2 किलो लेके चल रहे हैं तो 2 किलो यूरिया को आप 10 किलो पानी में अच्छे से घोल लेना है। और घोलने के बाद स्प्रेयर जो होता है आप उसमें स्प्रेयर में डालिए और अपने भूस को अच्छी तरह से फैला दीजिए और उस पर स्प्रे करते जाइए, लेयर बाय लेयर आप स्प्रे करते जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जो यूरिया है वो अच्छी तरह से आपके जो भूस है उसमें अच्छी तरह से मिल जाए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसको अच्छे से प्लास्टिक से कवर कर लीजिए, पॉलीथीन से आप इसको अच्छे से कवर कर दीजिए, एकदम एयर टाइट होना चाहिए। और इसको 10 से 15 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद 10 से 15 दिनों के बाद आप इसको खोल दीजिए और खोल के अच्छे से फैला दीजिए ताकि इसमें जो अमोनिया गैस है वो अच्छे से निकल जाए। प्रोसेस उसी तरह से जैसे हम लोग साइलेज बनाते हैं, साइलेज को हम लोग 45 से 60 दिनों के लिए रखते हैं, यहाँ हम लोग 10 से 15 दिनों के लिए रख रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि इससे जो लिग्निन होता है, जो इसके हार्ड फाइबर होते हैं, यूरिया की उपलब्धता में वो टूट जाते हैं और टूट के सॉफ्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ यूरिया से क्या होता है कि यूरिया जब भूस के साथ मिल जाता है तो यूरिया में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अब जब पशु उसे खाएगा तो वो एक केमिकल रिएक्शन होगा उसके बॉडी में जिससे उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। अब इससे होता क्या है कि जो लिग्निन है, जो हार्ड फाइबर है, ये अच्छी तरह से टूट जाता है और टूट के जो भूस है उसको सॉफ्ट कर देता है। साथ ही साथ इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। ये इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें जो यूरिया है ये पशु के पेट में जाएगा। जितने भी माइक्रोब्स हैं पशु के पेट में, ये अमोनिया को खाते हैं और अमोनिया खाकर माइक्रोबियल प्रोटीन बनाते हैं और फिर फर्दर ये जो माइक्रोबियल प्रोटीन है ये जाके आगे प्रोटीन में बदल जाता है। कभी भी आप यूरिया का इस्तेमाल करें या फिर इस तरह के जो आगे मैं चीज़ें बताऊंगा इसका इस्तेमाल करें तो आप हमेशा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। आप इसको वीडियो पे देखने मात्र से आप इसको नहीं बना लेंगे, आपको थोड़ा सा अनुभवी लोगों से सलाह लेनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ें हैं कि वीडियो के माध्यम से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, अच्छे से समझिए और फिर विशेषज्ञ की सलाह लीजिए और फिर आप इसको बनाइए। दूसरा जो तरीका ये अल्कली ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कॉस्टिक सोडा है इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर कॉस्टिक सोडा आपके पास नहीं मिल पा रहा है तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वही जो चूना हम लोग यूज़ करते हैं वही चूना है। अब इसको क्या करना है कि इसको भी सेम अगर 100 किलो बनाना चाहते हैं तो इसमें भी 1 से 2% की रिक्वायरमेंट होती है। 2 किलो चूने को अच्छे से पानी में फेंट लीजिए और फेंटने के बाद इसको हम लोग अच्छे से भूसे को उसमें डुबो के रखेंगे। यूरिया में हम लोग इसको स्प्रे करते थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग 24 घंटे के लिए डुबो कर रखते हैं और फिर उसके बाद निकाल लेते हैं और निकाल कर अच्छे से फिर दूसरे पानी से साफ़ करते हैं ताकि जो उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है या फिर जो अधिक मात्रा में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो चूना है वो बाहर निकल जाए। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि इससे भी जो लिग्निन है वो टूट जाता है और काफ़ी अच्छा डाइजेस्टेबल बन जाता है। पहले यूरिया से क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है और यहाँ पे कैल्शियम बढ़ जाता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे स्टीम ट्रीटमेंट होता है, ये इंडस्ट्रीज़ में होता है कि स्टीम से आप उसको ट्रीट कर रहे हैं। सबसे अच्छा अगर मैं तरीका बताऊं कि आप इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि या तो आप इसको धीरे धीरे फीड के साथ मिक्स करके दीजिए, एक बार में ना दीजिए, या फिर आप इसको नॉर्मल पानी में एकदम साफ़ सुथरा पानी में आप इसको भिगो के देने से 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दीजिए और फिर निकालने के बाद आप इसको बाकी फीड के साथ मिक्स करके दे दीजिए। 2-3 घंटे फूलने के साथ ये क्या होना, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, लिग्निन भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो आप इसको 2-3 घंटे फुला कर दे सकते हैं। वरना अगर आप थोड़े से एडवांस चीज़ों पे जाना चाहते हैं, यूरिया ट्रीटमेंट वगैरह पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी यह था एक छोटा सा वीडियो कि भूसे को उपचारित कैसे किया जाता है। अगर आप यूरिया के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप बताइए, मैं इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा ताकि आप समझ पाएँ कि यूरिया का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आप इस्तेमाल कीजिए या ना कीजिए ये आपके ऊपर है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है कि सही चीज़ों का इस्तेमाल, जो नए नए प्रैक्टिसेस, जो नए साइंटिफिक जो रिसर्चेज हैं वो क्या कह रहे हैं। तो अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।